केमिकल बॉन्डिंग आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवेंथ है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो। मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में सबसे बेस्ट आयनिक बॉन्ड बनते हैं। जैसे आप कहें तो सीजियम फ्लोराइड, तो सीजियम जो होगा फर्स्ट, सीजियम जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फ्लोरीन जो होगा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसमें सबसे बेहतरीन तरीके से आयनिक बॉन्ड बनेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करो तो सोडियम क्लोराइड में ये आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड कैसे बनेंगे, तो सोडियम यानी इसका जो हो जाएगा 2A21 और क्लोरीन का हो जाएगा 287। तो यहाँ पे इसका ऑक्टेट पूरा है और एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भी है, जबकि क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जितने भी ये इलेक्ट्रॉन करेगा तो इस पे सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा और क्लोरीन जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो इस पे माइनस आ जाएगा। तो दोनों को क्रिस क्रॉस कर दो, आपको फार्मूला बन जाएगा। इसमें इलेक्ट्रॉन इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो जाएगा और यानी ACl इसका फार्मूला बन जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कोई एक एटम P है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 है और दूसरा एटम Q है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p4 है। पूछा है आयनिक फार्मूला क्या होगा। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे पहली चीज़ इसका देखो, आप देखोगे कि इसका ऑक्टेट पूरा है या डुप्लेट पूरा है, यानी 8 लास्ट वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं या 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो P वाले में 3s2 3p1 है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये ज़्यादा हैं ऑक्टेट से। 8 इलेक्ट्रॉन के बाद ये 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, जबकि Q में 2s2 2p4 यानी इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो जब ये P वाला अपना 3 इलेक्ट्रॉन निकालेगा -3 इलेक्ट्रॉन तो ये बदल जाएगा अपने P+3 स्टेज में। Q जब निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन तो बदल जाएगा Q+2 में। तो ये हो जाएगा P+3 और Q+2। जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो भी स्ट्रक्चर बने, जैसे ये स्ट्रक्चर बनी P+3 और Q+2, दोनों के चार्ज को आपस में क्रिस क्रॉस कर दो, यानी P+3 जो है 3 वाला चार्ज Q के पास आ जाएगा और Q वाला +2 चार्ज P के पास आ जाएगा। आपका फार्मूला आपके सामने आ जाएगा। यानी जितने भी ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने हो, जब ऑक्टेट पूरा हो जितना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो उसको निकाल दीजिए। अगर डुप्लेट पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है उतना एक्सेप्ट कर लीजिए, आपका फार्मूला बन जाएगा। तो Q ने एक्सेप्ट किया, P ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। और आयनिक बॉन्ड तब बनते हैं जब पहली चीज़ मोस्ट पॉजिटिव और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में हो, यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है यानी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव और फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और फोर्थ है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में। आयनिक बॉन्ड तब बनेगा, दूसरी बात, जब लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये ज़्यादा हो आयनाइजेशन पोटेंशियल से IP से, तब ये बनेगा आयनिक बॉन्ड। अगर लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम है IP से तो आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन, लैटिस एनर्जी चेक करते हैं जो, तो लैटिस एनर्जी चेक करने के लिए, लैटिस एनर्जी एक प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है Q1 Q2 यानी चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है R² साइज के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी, यानी लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा यानी चार्ज जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, और उसी स्टेबिलिटी अगर ज़्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा और हार्डनेस भी ज़्यादा होगी। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, आपसे पूछा हुआ है कि लैटिस एनर्जी किसी ज़्यादा होगी, TiSi4 MgO MgCl2 NaF तो TiCl4 हम जानते हैं चौथे पीरियड का है, इस पे चार्ज होगा +4 और Si का कार्बन फैमिली का यानी ये भी 4, तो दोनों पे 4 4 आ जाएंगे। सॉरी,
Ti और Si4, इसमें चार्ज आप देख रहे हो +4 और -4 है। तो यहाँ पे चारों को 4 × 4 करोगे तो चार्ज आ जाएगा 16, इसलिए इसका चार्ज ज़्यादा, तो इसकी रिलेटिव एनर्जी ज़्यादा। MgO देख लो तो Mg+2 O पे -2, तो इसका चार्ज आ जाएगा 4। और MgCl2 देख लो, इसमें चार्ज आएगा 2 × N यानी 2 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे दोनों का 1 × 1 आएगा, 1 × 1 आएगा, NaF 1 × 1, KF 1 × 1। तो यही वजह से इसमें चार्ज सेम होता है। तो इसमें देखते हैं साइज़, जिसका साइज़ कम उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा। तो फ्लोरीन यहाँ भी, फ्लोरीन यहाँ भी, इससे आप चेक नहीं कर सकते। तो सोडियम और पोटेशियम, तो सोडियम का जो होगा साइज़ छोटा होगा, जिसकी वजह से इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो यहाँ से इस तरीके से चेक करेंगे। दूसरी चीज़ सॉल्युबिलिटी जो होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइड्रेशन एनर्जी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी के। सॉल्युबिलिटी, हाइड्रेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, वो मॉलिक्यूल उतना ज़्यादा सॉल्युबल होगा। अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से कम है तो इनसॉल्युबल, वो मॉलिक्यूल इनसॉल्युबल होगा। यही वजह होती है हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है सॉल्युबिलिटी के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लैटिस एनर्जी के। दूसरा होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जो बनता है इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के बीच में, और आपस में इक्वल शेयरिंग होती है। एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया तो दूसरे ने दूसरा दिया। अगर H2 की बात कर लो, मान लो कोई एटम है H2 है, तो हाइड्रोजन में एक इक्वल शेयरिंग होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बीच में बनते हैं और इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एटम को अपना ऑक्टेट या डुप्लेट पूरा करने के लिए, यानी 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए या 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है उतने कोवैलेंट एटम कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप देख लो, हाइड्रोजन की बात करो तो H2 कितना बनाएगा, चूँकि हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब 1 इलेक्ट्रॉन से ही अपना डुप्लेट पूरा नहीं कर पाएगा, तो डुप्लेट पूरा करने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए ये दोनों आपस में साझेदारी कर लेते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन देगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन देता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन दोनों हाइड्रोजन देते हैं तो एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एक कोवैलेंट बॉन्ड बनते हैं, जैसे ऑक्सीजन के बीच में। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जो होते हैं, यहाँ पे क्या होगा, इसके ऑक्टेट पूरा करने के लिए, चूँकि ऑक्सीजन के आउटर वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसके बाद भी 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो आपस में ये क्या करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड बनाने के लिए साझा करेंगे इलेक्ट्रॉन का। जैसे ही साझा करेंगे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये देगा, आपस में 1 इलेक्ट्रॉन जब दिए तो एक बॉन्ड बना, 1 इलेक्ट्रॉन फिर दिए तो दूसरा बॉन्ड बन गया। तो इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड बन जाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे अमोनिया के बीच में। तो अमोनिया के बीच की बात करोगे तो अमोनिया जो है ये 3 बॉन्ड नाइट्रोजन बनाता है। तो नाइट्रोजन के पास आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तीनों का आपस में साझा कर लेता है। 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से, 1 इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से करेगा, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन से, तीसरा इलेक्ट्रॉन तीसरे हाइड्रोजन से, जिसकी वजह से 3 कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तीसरी बात आती है कोवैलेंसी, नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाए जाते हैं एक एटम के द्वारा, या नंबर ऑफ अनपेयर्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे S8 की बात करो तो इसमें कोवैलेंसी कितनी होगी, तो एक जो एटम है कितने से जुड़ा है, जैसे एक सल्फ़र कोई भी ले लो, 2 सल्फ़र से जुड़ा है तो 2 कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा है, यानी तो इसकी कोवैलेंसी 2 है। कोई भी सल्फ़र आप उठाइए, 2 सल्फ़र से जुड़ा है तो इसकी कोवैलेंसी 2 होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है क्राउन शेप होता है, ये इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। जैसे आपसे कहा जाए नाइट्रोजन की कोवैलेंसी कितनी होगी, तो नाइट्रोजन की कोवैलेंसी, नाइट्रोजन का पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे आउटर मोस्ट शेल का, तो 2s2 2p3, 2s2 2p3। चूँकि यहाँ पे जानते हो आप नाइट्रोजन में एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं होते, जिसकी वजह से इसमें एक्साइटेशन नहीं होता, ये अपने ग्राउंड स्टेट में ही रहते हैं। तो इसकी वजह से यस में S2 जो है ये फुलफिल्ड होगा। ये जब फुलफिल्ड होगा तो इसमें एक्साइटेशन नहीं होगा, ये जिसकी वजह से जो कंडीशन है
जितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं उतने ही रहेंगे। और ये जो 2s2 वाला जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक अपर स्पिन एक लोअर स्पिन, ये जो होगा एज लोन पेयर की तरीके रह जाएगा। और ये p3 वाला जो है 3 जो भरे हुए हैं ये तीनों बॉन्ड तरीके से काम करेंगे, इसलिए मैक्सिमम कोवैलेंसी यही हो जाएगी 3। लेकिन फास्फोरस की बात करोगे, इसमें एम्प्टी p एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं। आप इसका ग्राउंड स्टेट पहले बनाओगे तो 3s2 3p3, क्योंकि आप बनाते हो आउटर वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जिसकी वजह से 3s2 3p3 3d0। और ये क्या करेगा अपना एक्साइटेशन, पहले अगर इस तरीके से जो ग्राउंड स्टेट है इसमें आपने स्ट्रक्चर बनाने शुरू की तो ये s वाला जो 2 है आपने एक्साइटेशन स्टेट नहीं कराई, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा एज ए लोन पेयर की तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पे सेम नाइट्रोजन की तरह कोवैलेंसी 3 हो जाएगी, यानी 3 बॉन्ड जुड़ सकते हैं PCl3 आप देख सकते हैं। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये लोन पेयर की तरीके से काम करेंगे। अगर एक्साइटेशन आपने करा दिया तो एक्साइटेशन होने के बाद ये पहुंच जाएगा D वाले में। अब ये जो पांचों हैं, पांचों सिंगल बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। 5Cl इस तरीके से काम करेगा, 5Cl, यानी इसकी कोवैलेंसी अब 5 हो जाएगी। तो याद रख लेना मैक्सिमम कोवैलेंसी तब जितना मतलब एक्साइटेशन स्टेट तब आती है जब इसमें एम्प्टी p एटॉमिक ऑर्बिटल हो। एक्सपेंड तभी कर सकता है जब, हमेशा याद रखना, एम्प्टी p एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, एम्प्टी d एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए तभी एक्साइटेशन होगा। और मैक्सिमम कोवैलेंस की बात करोगे तो मैक्सिमम एटम जो जुड़ सकते हैं एक एटम से तो उसी वही मैक्सिमम कोवैलेंसी कहलाती है। अगर पीरियड नंबर 2 की बात करोगे तो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है। जैसे नाइट्रोजन पीरियड नंबर 2 का है तो यहाँ पे जो कोवैलेंसी होगी 4 होगी। आप कोवैलेंसी की बात करोगे तो कोवैलेंसी 4 होगी। मैक्सिमम कोवैलेंसी रूल यही कहता है कि जितने भी मैक्सिमम एटम को अपने आप से जोड़ सकता है वही मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है। तो पीरियड नंबर 2 में आप मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करोगे 4 और पीरियड नंबर 3 में मैक्सिमम कोवैलेंसी 6। तो NH4 की बात करोगे तो ये पॉसिबल है। BF4 की बात करोगे ये भी पॉसिबल है क्योंकि ये पीरियड नंबर 2 में है। अगर BF6 की बात करोगे तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, 4 ही लोग को ये जोड़ सकता है। जबकि मैक्सिमम कोवैलेंसी की बात करोगे आयन पीरियड नंबर 3 में तो PCl6 क्या पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है क्योंकि ये पीरियड नंबर 3 में है। और एल्यूमिनियम की बात करोगे तो AlH2O का होल 6 क्या 6 वैलेंसी को जोड़ सकता है? हाँ बिल्कुल जोड़ सकता है, तो ये पॉसिबल है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर इन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पहला होता है लिनस पॉलिंग सीरीज़। लिनस पॉलिंग सीरीज़ की बात करोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस में से देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 के बराबर है तो 50% आयनिक होगा। दूसरी चीज़, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात करोगे 1.7 से ज़्यादा है तो ज़्यादा आयनिक होगा, यानी मोर आयनिक। 1.7 के बराबर हो गया 50% आयनिक, ज़्यादा 1.7 से तो मोर आयनिक। अगर लेस देन 1.7 यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 है तो मोर कोवैलेंट बॉन्ड हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। फॉर एग्जांपल जैसे HF देख लो, HF का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो होता है वो आता है 1.9 आता है, तो इसको ज़्यादा आयनिक होना चाहिए, जबकि ये होता है कोवैलेंट। और यही 2 एग्जांपल होते हैं जो एक्सेप्शन होते हैं, बाकी सब सारे कंडीशन से होते हैं लिनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग। सोडियम हाइड्राइड की बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से कम होता है। 1.7 से कम होता है यानी ये होना चाहिए कोवैलेंट, लेकिन ये होता है आयनिक। बस यही 2 एग्जांपल होते हैं जो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं। दूसरा आयनिक कैरेक्टर जो होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में ज्ञात करने का जो तरीका होता है हेनरी स्मिथ इक्वेशन से। हेनरी स्मिथ इक्वेशन डायरेक्टली याद की जाती है। परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर, यानी 16 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर। ये डेल्टा एक्स यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है जो आपको रख के आपका आंसर डायरेक्ट सामने आ जाता है। जैसे HF की बात करो तो HF की बात करो, अभी आपने निकाला 1.9 होता है
1.9 इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, तो इसको रखोगे परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर 16 इंटू 1.9 प्लस 3.5 इंटू 1.9 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 30.4 प्लस 12.63, आंसर आपके सामने 43.04 है %। इस तरीके से किसी का भी डिफरेंस आप निकाल सकते हो हेनरी स्मिथ इक्वेशन से। तीसरा होता है डाइपोल मोमेंट मेथड से। डाइपोल मोमेंट यानी जो होगा इसकी जो डायरेक्शन होती है प्लस क्यू से माइनस क्यू होती है और इसकी डिस्टेंस जो होती है डी होती है। न्यू बराबर हम जानते हैं क्यू इंटू डी, क्यू इंटू डी, डी होता है ये डिस्टेंस होती है जिसको आप एंगस्ट्रॉम में रखते हो। और उसके बाद ये जो न्यू की यूनिट, न्यू बराबर की जो यूनिट होती है वो सेंटी मोर्गन में होती है, ये एसआई यूनिट है, जबकि ईएसयू ये सेंटी मोर्गन सीजीएस में होती है, जबकि डी बाई एक और यूनिट होती है 1 डिवाई इक्वल टू 10⁻⁻18 ESU, या ऐसी कर सकते हो 3.3 इंटू 10⁻30 सेंटी मोर्गन। तो सेंटी मोर्गन आप जब रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3.3, जबकि डिवाई में 10⁻18 ESU, 1 डिवाई इक्वल टू 10⁻18 ESU या 3.3 इंटू 10⁻30 सेंटीमीटर। परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर आप जानते हो न्यू, यानी जो डाइपोल मोमेंट आपको दिया होगा सबसे इजी फार्मूला जो होता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर ज्ञात करने के लिए, यानी न्यू गिवन बटे न्यू कैलकुलेटर। न्यू आपको जो क्वेश्चन में दिया होगा ऊपर रख देना, जो कैलकुलेट करोगे नीचे रख देना इंटू 100, या आप इससे भी आसान तरीके से करना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन में सबसे आसान तरीका ये होता है परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर न्यू गिवन, ये दिया होगा आपको डिवाई में अपान 4.8 इंटू डी, डी जो होगा डिस्टेंस एंगस्ट्रॉम में इंटू 100, ये लगाओगे आपको फ़ौरन आंसर आ जाएगा, कुछ करना भी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे ये दिया हुआ है कोई ए बी मॉलिक्यूल है, इसमें आपको डाइपोल मोमेंट न्यू दिया है 1.2 डी बाई और डिस्टेंस आपको 1 एंगस्ट्रॉम दिए, पूछा है परसेंट आयनिक कैरेक्टर क्या होगा, तो फार्मूला आप वही लगाओगे, फार्मूला जो ये था परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर न्यू गिवन अपान 4.8 इंटू डी एंगस्ट्रॉम इंटू 100, यही लगा दो कि आपका आंसर आ जाएगा। तो हो जाएगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर बराबर न्यू गिवन यानी 1.2 डिवाई अपान 4.8 इंटू डी जो दिया है एंगस्ट्रॉम में यानी 1 एंगस्ट्रॉम इंटू 100 करोगे, ये आपका आंसर आ जाएगा 25% आयनिक है। लास्ट में प्रॉपर्टीज़ आती है, कोवैलेंट कंपाउंड तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कुछ बहुत ज़्यादा लो मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। जायंट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जो जायंट कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं जैसे आप ले लिए डायमंड है और नार्बाइड है, सिलिकॉन है और कार्बोरेंडम है। तो ये स्ट्रिक होती है, दिल भी सीख लेगा। तो डायमंड जो होगा सबसे हार्डेस्ट P4 सीरीज यानी बोरान कार्बाइड, फिर सिलिकॉन कार्बाइड Al2O3, ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम्पल में, तो ये इस तरीके से हार्डनेस का ऑर्डर आ जाएगा। दूसरी चीज़ जायंट मॉलिक्यूल जो होते हैं कभी डिज़ोल्व नहीं होते किसी भी सॉल्वेंट में, रेड फास्फोरस, प्लास्टिक, सल्फर, डायमंड, ये जायंट मॉलिक्यूल में आते हैं। ये किसी भी सॉल्वेंट में यानी पोलर सॉल्वेंट हो या नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, किसी में ये डिज़ोल्व नहीं होते। तो यही वजह होती है ये जो होती हैं एज इट इज़ रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर फैजान्स रूल।